सो हेलो एवरीवन। अगस्त्या जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आज के दिन धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का दिन दुगनी और रात चौगनी हो, धन समृद्धि से आप लोग भरे रहें। और दिवाली का त्यौहार जल्द ही आ ही रहा है। कल परसों में हम लोग दिवाली भी मनाएंगे और आशा करते हैं कि यह साल आप लोगों का दिवाली एक अच्छा उत्साहपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ हो। तो अब कुछ दिनों में मेरे ख्याल से हो सकता है कि 2-4 दिनों के बाद जो है वो आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है तो इस वीक में, मतलब हो सके तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों का 71st बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो फरवरी के बाद ही होगा। तो एक अच्छा खासा समय भी है। जिन लोगों का प्रीलिम्स अगर हो रहा है तो अभी तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि त्यौहार अच्छी तरह से मनाइए। छठ पूजा जो हमारी एक बिहार की एक पहचान है, उस त्यौहार में आप लोग सम्मिलित होइए, अच्छी तरह से मिलाइए, अच्छी तरह से उसे मनाइए। और पूजा की समाप्ति के बाद उस उत्साह के साथ, उस ऊर्जा के साथ पुनः लग जाइए, जैसे आपने आने वाले पिछले कई वर्षों से या कई महीनों से आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। जिनका प्रीलिम्स हो रहा है और जिनका प्रीलिम्स अगर नहीं भी, अगर किसी कारण से अगर रुक भी जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे वो एईडीओ का एग्जामिनेशन हो, सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन हो, और इतना एग्जामिनेशन देते देते आपका 72 बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एक हफ्ते के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 71st बीपीएससी का। जिनका हो रहा है वो लोग मेंस की तैयारी में अच्छी तरह से लग जाए, और जिनका अगर किसी कारण से छूटता है तो प्रीलिम्स पे एक सही स्ट्रैटेजी और साथ साथ मेंस की स्ट्रैटेजी को लेते हुए चलिए। मैंने बार बार आपको बताया है कि ये नवंबर से फरवरी का समय ही जो होता है वो आप लोगों का मेंस तैयार करने का समय होता है। फरवरी के बाद आप लोगों का कभी मेंस का समय नहीं मिल पाएगा। मार्च से आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी में ही लग जाइए। तो जो 71st 72 बीपीएससी 71st वाले को तो पूरा लग ही जाना है। जिनका 72 का अगर टारगेट है तो वो लोग भी अभी मेंस की तैयारी में लग जाए। तो उन्हीं सारे सिलसिलों को ध्यान में रखते हुए जो हमने यहाँ पर मेंस सीरीज का जो टॉपिक सीरीज है हम लोग लेकर आए हुए हैं, पर्सनालिटी या मॉडल वेस की क्लासेज जो चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, उन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम पुनः एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और वही आपका वो जो टॉपिक है वो आपका नेहरू है। यानी नेहरू से रिलेटेड हमने कई सारे पक्षों पर डिस्कस करा दिए हैं पिछले कई वीडियो के माध्यम से। उन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के माध्यम से नेहरू का एक और पहल पर हम डिस्कस करेंगे, और वो है नेहरू का ग्रामीण विकास। ये ग्रामीण विकास नेहरू के द्वारा किस प्रकार से किया गया, ग्रामीण विकास की विचारधारा या ग्रामीण विकास का प्रेरणा नेहरू को कहाँ से मिला, और उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए और क्या क्या इनमें कमियां देखी गई, ये सारे जो है वो आज के टॉपिक के माध्यम पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस थंबनेल में लिखा हुआ है कि नेहरू और ग्रामीण विकास। यानी नेहरू काल में, यानी स्वतंत्र भारत कि प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जब नेहरू प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने ग्रामीण विकास की तरफ भी ध्यान दिया। और ये ग्रामीण विकास का प्रेरणा जो है वो बेसिकली अगर देखें तो इनको ये प्रेरणा जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। यानी गांधीवादी विचारधारा जो ग्रामीण उत्थान पर बात करते थे, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, या जब हम आपको पर्सनालिटी में गांधी का पर्सनालिटी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम डिस्कस कराएंगे कि गांधी का मानना था कि जितना ग्रामीण उत्थान होगा उतना राष्ट्र सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेगा। तो इसी ग्रामीण उत्थान को ध्यान में रखकर नेहरू ने आज़ादी के पश्चात ग्रामीण विकास की तरफ कार्य किया। और ये ग्रामीण विकास का जो पहल है वो नेहरू के गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेहरू का ग्रामीण विकास जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहा, और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो ग्रामीण विकास के पक्षों को दर्शाता है। हमने लास्ट क्लास के माध्यम से कुछ चीज़ों पर हमने डिस्कस भी कराया था, मैं उसे फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। और आप लोग देखिएगा कि ये जितना भी पहल है वो नेहरू का ग्रामीण विकास के संदर्भ में ही निकल कर आता है। यानी नेहरू का अगर हम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर देखें
तो उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यानी ग्रामीण विकास के संदर्भ में कई ऐसे कार्य किए जो ग्रामीण विकास के रूपरेखा को दर्शाता है, चाहे वो नेहरू का भूमि सुधार कार्यक्रम हो, यानी ये भूमि सुधार कार्यक्रम भी वो ग्रामीण विकास के पक्ष का ही ग्रामीण विकास के एक पक्ष का को दर्शाता है। अब इस भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत हमने आपको कई सारे चीज़ों पर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कराया था कि उन्होंने भूमि सुधार के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, हदबंदी कानून लाया, भूमि वितरण कार्यक्रमों को संचालित किया, सहकारी कृषि का बढ़ावा दिया। ये तमाम चीज़ जो है वो भूमि सुधार कार्यक्रम था, जिनका एकमात्र उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना। तो इस प्रकार से नेहरू का भूमि सुधार कार्यक्रम भी ग्रामीण धरातलीय का एक पक्ष को दर्शाता है, ग्रामीण विकास के एक पक्ष को दर्शाता है। ग्रामीण विकास के अगर हम दूसरा पक्ष अगर देखें, ये सारे चीज़ हम लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस करा चुके हैं। भूमि सुधार के क्या क्या रूपरेखा था उसमें हमने पूरे डिटेल में आपको हमने डिस्कस करा दिया है। आप वीडियो में जाकर आप दे सकते हैं नेहरू और भूमि सुधार के कार्यक्रम, जिसमें ये पूरे डिटेल में आपको इसमें दिया गया है। देन इसके पश्चात अगर देखें तो ग्रामीण विकास का एक और पक्ष जो था वो नेहरू का कृषि विकास कार्यक्रम। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कराया था कि नेहरू ने कृषि विकास कार्यक्रम को कई रूपों में उन्होंने संचालित किया था। जैसे कृषि विकास कार्यक्रम के तहत उन्होंने संस्थागत विकास किया, संस्थागत विकास के तहत कई संस्थानों की स्थापना, कई अनुसंधानों की स्थापना उन्होंने किया, कई विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जो कृषि और उससे जुड़ी हुई व्यवस्था से रहा है। इसके अलावा उन्होंने उन्नत सिंचाई व्यवस्था के तहत कृषि विकास लाया, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता और कृषि आत्मनिर्भरता का ही एक रूपरेखा था। साथ ही साथ उनका कृषि क्रियाकलाप भी जो है ये भी आपको ये निकल कर आता है कृषि सुधार का कार्यक्रम। ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा दिया है। आप उस वीडियो में भी आप जाकर आप इसको कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रामीण विकास के संदर्भ में अगर कुछ पॉइंट लिखना है तो आपको इस पॉइंट में कुछ इस टॉपिक पर कुछ पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना है और फिर इस टॉपिक पर भी कुछ पॉइंटों पर एक्सप्लेन कर देना है जो आपका भूमि सुधार कार्यक्रम का पक्ष रहा है। ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस करा दिया है। इसके अलावा जो हमें यहाँ आज की क्लास के माध्यम से डिस्कस कराना है वो है नेहरू का अन्य पहल। ये अन्य पहल भी ग्रामीण विकास के पक्षों को दर्शाता है। ठीक है, तो जब आपसे अगर सपोज कीजिए कि अगर पूछा जाए नेहरू के ग्रामीण विकास के स्वरूप या नेहरू के ग्रामीण विकास पर चर्चा करें तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। आपको ग्रामीण विकास में भूमि सुधार कार्यक्रम को भी ऐड ऑन करना है, ग्रामीण विकास के कृषि विकास कार्यक्रम को भी ऐड ऑन करना है और ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं पर भी आपको डिस्कस करना है। आज के वीडियो के माध्यम से हम अन्य पहलू पर भी डिस्कस कराएंगे कि ये अन्य पहलू क्या क्या रहा है। बाकी ये दोनों जो है वो आपका वीडियो में आपका बना हुआ है। एक भूमि सुधार कार्यक्रम से रिलेटेड आपका एक वीडियो है, वहाँ से कुछ पॉइंट को आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ जो है वो कृषि विकास कार्यक्रम का भी ये आपका वीडियो बना हुआ है। हालांकि अभी हमने भरबली जो है वो आपको चर्चा कर दिया है। ये भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत नेहरू ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हदबंदी कानून को लाना, भूमि का वितरण कार्यक्रम लाना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, ये इनके भूमि सुधार कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना। उसी प्रकार से अभी हमने भरबली आपको बता दिया कि कृषि कार्यक्रम के तहत उन्होंने अनुसंधानों और कई संस्थानों की स्थापना की जो कृषि और उससे जुड़ी हुई व्यवस्था थी। साथ ही साथ उन्होंने उन्नत सिंचाई व्यवस्था लाने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया। भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो है उन्होंने कृषि क्रियाकलापों का भी उन्होंने सहारा लिया, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत गहन कृषि कार्यक्रम को संचालित कर कृषि और उससे जुड़े हुए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया गया। ये सभी जो है ये इनकी कृषि विकास कार्यक्रम है। जो हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है कि नेहरू ने उन तमाम कार्यों के अलावा, हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से अनाउंस कर दूं, ठीक है, फिर इस पे आता हूं मैं। अभी अब इस पे मैं इस पे एक बार आप लोगों को, जैसा कि हम अभी बोल ही रहे हैं
ठीक है, इसके कुछ सारे, एक सेकेंड। अभी जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट में ये डिस्कस भी कराया था कि हम लोगों के तरफ से आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया गया है, वो है आपका दिवाली धमाका ऑफर। और ये दिवाली धमाका ऑफर 15 अक्टूबर से चालू है, जो कि 20 अक्टूबर तक चल रहा है। इस दिवाली धमाका के तहत जो है हमारे जितने भी कोर्स है उन सारे कोर्सों पर 50% की डिस्काउंट दिया जा रहा है। जी हाँ, 50% का डिस्काउंट है। ये प्रज्ञान बैच जिसमें GS1 और GS2 कंप्लीट कराया जा रहा है, उस GS1 और GS2 वाले इस प्रज्ञान बैच जिसकी कीमत जो है, प्राइस जो है वो 2999 रुपया है, उसको घटाकर अभी 20 अक्टूबर तक में इसको 1499 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर मात्र और मात्र 20 अक्टूबर तक है। 20 अक्टूबर के बाद ये पुराने प्राइस के तहत ही ये कोर्स है, ये बाई होगा। ये कोर्स को ये अभी पुराने प्राइस पे अभी नहीं है, 20 अक्टूबर तक ये 1499 तक है। ये स्पेशल गिफ्ट जो है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कराए हैं वो अगस्त्या GS एकेडमी के ऐप में जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और उसमें मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जो कि 2999 वाला बैच अभी 20 अक्टूबर तक 1499 में अभी ये बिक रहा है। ये एक स्पेशल ऑफर है, दिवाली ऑफर, जो हम लोगों के तरफ से आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। अभी 2-3 दिन से यह एडमिशन पूर्ण तौर पर चालू है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन अभी ले चुके हैं। 2 दिन का ऑफर अभी बचा हुआ है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं आप लोगों को कि अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो 20 अक्टूबर से पहले जो है ये प्रज्ञान बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत 2929 रुपया था, उसको घटाकर 1499 रुपया कर दिया गया है, जो कि कम्प्लीटली आपका BPSC सिलेबस अकॉर्डिंग कोर्स है। ये सिलेबस अकॉर्डिंग कोर्स 71 BPSC के लिए भी है, 72 और आने वाले BPSC के एग्जामिनेशन को कवर करते हुए इसको तैयारी कराया जा रहा है। तो ये प्रज्ञान बैच को आप इसको ले सकते हैं 1499 में। इसके अलावा एक और बैच जो सेपरेटली मेंस ओरिएंटेड बैच अभी हम लोगों की चल रही है, वो है विकास सर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं और ये भी अभी ऑफर प्राइस में है, जिसकी कीमत 799 रुपया था, उसको घटाकर 20 अक्टूबर तक मात्र 399 रुपया कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर भी आपका 20 अक्टूबर तक है। 20 अक्टूबर के बाद अगर ये बैच लेते हैं तो ये बैच की कीमत 799 होगा। अभी 20 अक्टूबर से पहले अगर ये बैच ले रहे हैं तो इसकी कीमत 399 रहेगा। ये भी आपका पूरा मेंस ओरिएंटेड बैच है और ये पूरा मेंस को ध्यान में रखकर इसको तैयार कराया जा रहा है। तो आप इस बैच को भी का भी लाभ उठा सकते हैं 20 अक्टूबर से पहले। 20 अक्टूबर तक अगर इस बैच को परचेज करते हैं तो वो 399 रुपया में मिलेगा, नहीं तो 21 अक्टूबर से यही कोर्स जो है वो आपको 799 में होगा। ये बैच फुल्ली आपका मेंस ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है GS2 में। इसके अलावा एक और बैच मेंस का ही जो लाया गया है वो है आपका मॉडर्न इंडिया का और आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर का, जिसकी कीमत जो है वो 899 रुपया है, जिसको अभी ऑफर प्राइस में घटाकर 499 रुपया कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 499 रुपया जो है ये भी आपका 20 अक्टूबर तक है। ये 20 अक्टूबर तक जो है वो 499 रुपया जो है वो 20 अक्टूबर तक ही रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद जो है ये फिर से वही 899 रुपया में आपके ऐप पर शो करेगा। ठीक है ना, तो आप इस बैच को अगर लेना चाह रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको रजिस्टर्ड कीजिए और मेंस कोर्स में जाकर ये 3 बैच को आप परचेज कर सकते हैं जो मेंस कोर्स के सेगमेंट में है। एक प्रज्ञान बैच है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एक आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया का है। इसके अलावा कुछ कोर्स जो है वो हम प्रीलिम्स को ध्यान में रख कर ला रहे हैं। ये जो बैच है कोर्स है ये है आपका साइंस में फिजिक्स का। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा
ये कोर्स जो है वो फिजिक्स का कोर्स लाया जा रहा है, जो अभी ऑफर प्राइस में 249 रुपये का है। और ये ऑफर प्राइस भी 20 अक्टूबर तक ही है रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 20 अक्टूबर तक ही 249 रुपया है। 20 अक्टूबर के बाद जो है ये प्राइस जो है वो 499 रुपया हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसे 20 अक्टूबर से पहले अगर परचेज करते हैं तो ये प्रीलिम्स वाला जो बैच फिजिक्स का बैच है, जो आपके 72 बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो अभी 249 रुपया में अभी ऑफर में आया हुआ है। 20 अक्टूबर के बाद यही कोर्स जो है वो 499 में ये परचेज हो पाएगा, ये शो करेगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स का एक और बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो आपके 72 बीपीएससी का ध्यान में रखकर आरआरबी या एनटीपीसी या आपको बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, एईडीओ के जैसे एग्जामिनेशन के लिए है। और ये पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों कोर्स, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पीटी ओरिएंटेड ये टॉपिक है, और ये भी अभी ऑफर प्राइस में है, जिसकी कीमत अभी 20 अक्टूबर तक 399 रुपया रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बैच भी अभी ऑफर में चल रहा है, जो कि 699 रुपया का जो बैच था उसे घटाकर 20 अक्टूबर तक इसका प्राइस कितना रख दिया गया है, वो 399 रुपया। तो ये तीन बैच जो है, दो बैच जो है वो आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, एक हिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। बाकी तीन बैच जो है वो हम लोग लेके आ रहे हैं मेंस ओरिएंटेड बैच, जो कि अभी ऑफर में है। ऑफर में 2999 वाले कोर्स जो है वो आपको 1499 में अभी मिल सकता है। 20 अक्टूबर के बाद जो है यही कोर्स जो है वो पुनः जो है वो 2999 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये एक था, मैंने आपको इसलिए अभी बीच में बता दिया ताकि 2 दिन बचा हुआ है, आप इस 2 दिन का लाभ जो है उठा सकते हैं। एनीवे, अभी जो हमने आपको बताया कि नेहरू का ग्रामीण विकास के जो पहला पक्ष भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण विकास का दूसरा पक्ष जो था वो था कृषि विकास कार्यक्रम, और ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं में ये तमाम कार्यक्रम नेहरू के द्वारा संचालित हुआ, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है, इसे समझा गया था। नेहरू काल में इसे लाया गया, और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एकमात्र लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्र में हर पहलू पर कार्य करना, चाहे वो गांव की कृषि व्यवस्था के संदर्भ में, शिक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में, स्वास्थ्य और स्वच्छता के विकास के संदर्भ में है। ये तमाम क्षेत्र पर कार्य करने के लिए नेहरू के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नेहरू के ग्रामीण विकास के एक पक्ष को दर्शाता है। तो आप इसे भी अगर ऐड ऑन कर देते हैं तो यह ग्रामीण विकास का एक पक्ष को दर्शाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास का एक सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो है ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सशक्तिकरण। और इसी राजनीतिक सशक्तिकरण, ये ध्यान रखिएगा, इस राजनीतिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर, और ये खास तौर पर यह गांधी के विचारधारा से प्रेरित रहा है, जिस प्रकार से गांधी जो है वो मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण प्रणाली पर जोर देते थे। इसी विकेंद्रीकरण प्रणाली का उदाहरण जो है वो हमें ये दिखा गया, ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिकरण करना या ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सशक्तिकरण लाना। और इसी राजनीतिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, और इन्हीं बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसे क्रियान्वित किया गया सर्वप्रथम 1959 में नागौर में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें
ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों को आपको लेके चलना है कि ग्रामीण विकास के तहत नेहरू के द्वारा जो है वो एक कार्यक्रम लाया गया, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, और इस पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वित किया गया बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और 1959 में पहली बार नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जो रूपरेखा स्थापित किया गया था वो किस प्रकार से था, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था जो है ये इनका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है राजनीतिक सशक्तिकरण लाना ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि नेहरू गांधी के विकेंद्रीकरण प्रणाली से प्रेरित था। तो आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सशक्तिकरण लाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और इसको क्रियान्वित करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन, जिसकी सिफारिश के पश्चात 1959 में नागौर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ग्रामीण विकास का एक और पक्ष जो कि अभी हमने बताया कृषि विकास के अंतर्गत ही आता था, और ये कृषि विकास के अंतर्गत उन्नत सिंचाई परियोजना, कृषि विकास के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम और कृषि विकास के तहत सहकारी कृषि, जो कि अभी हमने आपको मेंशन करके बता दिया था कि ये सभी जो है वो ग्रामीण विकास का ही एक पक्ष है, निकल कर आता है। तो नेहरू के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक कृषि विकास क्षेत्र में किया गया पहल भी उनके ग्रामीण विकास को दर्शाता है। और एक अगर देखिए तो ये भी गांधी के विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने खादी और ग्राम उद्योग जैसे ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। यानी ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, ग्राम उद्योगों की स्थापना करने की विचार लेकर आया, जो कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहा है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता पश्चात जो है वो नेहरू ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र पर ये सारे कार्य किया। हमने आपको बार बताया है कि आंसर राइटिंग सेशन के दौरान हमें पॉइंट पे लिखना और उसको एक्सप्लेन करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस प्रकार से आप अगर मान लीजिए अगर नेहरू के ग्रामीण विकास अगर पूछा जाए तो आप इस प्रकार से ऐसे पॉइंट देकर कि नेहरू के ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, और इन सारे चीज़ों को अगर 2-4 लाइन एक्सप्लेन अगर कर देते हैं तो एक बेहतर आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार ये गांधी का ये नेहरू के ग्रामीण विकास का पक्ष। अब हमें कुछ पॉइंट पे और डिस्कस करना है कि आखिर उन्होंने ये ग्रामीण विकास लाने का उनका उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण विकास लाने का उनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि गांव जो है वो भारत की आत्मा है, ये उनका नेहरू का मानना था। इसलिए भारत के विकास के लिए गांव का विकास जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र को भारत का हृदय या भारत का मुख्य भाग माना है, और भारत का अगर विकास करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास लाने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पहल किया सुधार लाने का, विकास करने का। तो आप इसका एक पॉजिटिव अगर पूछा जाए कि उसके प्रकाश डाले, उसके ग्रामीण विकास के रूपों पर प्रकाश डालिए, तो ग्रामीण विकास तो ये है। आखिर ये विकास करने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले भारत के विकास के लिए गांव की विकास करना आवश्यक है। गांव के विकास के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम चलाया जो आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र में लाने का प्रयास, जैसे अभी हमने बताया खादी को बढ़ावा देना, ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास था। तो इनका एकमात्र उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी लाया जाए, ये भी था। कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमने जैसे आपको बताया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत जैसे उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए अनुसंधानों की स्थापना करना, जो कृषि विकास के पक्ष था। यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए, जो कि खास तौर पर सिंचाई और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। तो इनके द्वारा सिंचाई और कृषि क्षेत्र में पहल करना ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और उनका एक और दृष्टिकोण था ग्रामीण विकास के लिए एक सामुदायिकता की यानी सामूहिकता की
भावना होना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, सहकारी कृषि कार्यक्रम, ये सामुदायिक विकास की अवधारणा को दर्शाता है। तो नेहरू ने जो जो कार्यक्रम चलाया, ये जितने भी उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया, इन सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य बेसिकली ये था, इन सारे चीज़ों को लागू कराना, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी अर्जित की और काफ़ी हद तक इसमें कुछ कमियां भी, थोड़ा बहुत जो है वो कमियां भी देखी गई है। और यही पक्ष हमें नेक्स्ट पक्षों पे डिस्कस करना है कि इनके चुनौतियों में हमें लेके चलना है, यानी ग्रामीण विकास की चुनौतियां या आलोचना। और आलोचना में अगर देखें तो सबसे पॉइंट तो पहला निकल कर आएगा कि ये जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, उनका सारे कार्यक्रमों में धीमापन देखा जाना, यानी धीमापन होना, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम होना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो भी बताया, सहकारी कृषि को क्रियान्वित करना, खादी के लिए और ग्राम उद्योग के लिए ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना जो हुआ, उसमें जो धीमापन देखा गया, ये कुछ कमियां रही। और ये कमियां अगर देखें तो खास तौर पर प्रशासनिक अक्षमता के आधार पर आप बता सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अक्षमता देखी गई थी, ये ग्रामीण विकास में एक अवरोधक के रूप में उभरा। तो ये इसकी क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, आप ग्रामीण विकास के पक्ष के कमियों को दर्शा रहे हैं जो इसमें बता सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि जो ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था, भूमिहीन किसानों को, यानी जो भूमिहीन किसान जो ग्रामीण क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र में थे, उन्हें भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, और उसमें भी कमी देखा गया था, यानी जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन जो है वो सही ढंग से नहीं किया गया। ये भी ग्रामीण विकास की कमियों को दर्शाता है। जमींदारी व्यवस्था का जो उन्मूलन जो है वो जो सही ढंग से नहीं किया गया, ये ग्रामीण विकास के सही ढंग से नहीं किया जाना, ये ग्रामीण विकास के एक कमियों को दर्शाता है। तो ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं, कार्यक्रमों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करना, प्रशासनिक अक्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाना और जमींदारी व्यवस्था की पूर्ण रूप पे उन्मूलन न किया जाना, यह ग्रामीण विकास की कमियों को दर्शाता है। और इन कमियों को देखते हुए ग्रामीण विकास जो है वो धीमी रफ्तार पर रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नेहरू के ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या रहा और ग्रामीण विकास में क्या क्या कमियां या क्या क्या चुनौतियां उभर कर आई, ये सारे पक्षों पर हमें डिस्कस कराया है, जो कि आज के टॉपिक से हमने यहाँ पे लेके चले। अब लास्ट में जो आंसर राइटिंग में एक जो होता है कंक्लूजन होना, तो इन सारे पॉइंटों को अगर हम समराइज कर कर इसका हम कंक्लूजन निकाले, तो मेरा मानना, देखिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जो आपका स्वयं के थॉट पर निर्भर करता है। आप जितना बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं, उतना बेहतर से बेहतर आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखने का आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयास किया कीजिए कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो है वो मेरा स्वयं का होना चाहिए। हालांकि हम लोग सपोर्ट के लिए कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिख कर दे देते हैं आप लोगों को, लेकिन इससे ये समझिए कि सर ने किस प्रकार से कंक्लूजन लिखा, सर ने किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखा, तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो मैं आपको जैसे बताऊं कि नेहरू का ग्रामीण विकास को लेकर अगर हमें इसको कंक्लूजन निकालना है तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक बताया कि नेहरू का ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या था, ये था भारत के विकास के लिए जरूरी है गांव का विकास होना, क्योंकि भारत, गांव जो है वो भारत की आत्मा है, और अगर भारत का विकास है तो ग्रामीण विकास को हम अक्षुण्ण नहीं छोड़ सकते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका हम कंक्लूजन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो हमने कुछ पॉइंट को हेडलाइन में भी डाला है कि नेहरू जी ने ग्रामीण भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु बताया, जो भी हमने बताया कि गाँव भारत की आत्मा है, इसलिए बिना इनके विकास का भारत का विकास संभव नहीं है। और उन्होंने कई ऐसे ग्रामीण विकास की नींव रखी, जैसे कि अभी हमने बताया भूमि सुधार कार्यक्रम होना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि कार्यक्रमों को चलाना, सिंचाई व्यवस्था, पंचायती राज जैसा है, ये विभिन्न जो है वो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम है। और उनके प्रयास ने ही बाद में, जैसे हरित क्रांति, जैसे इनके द्वारा हरित क्रांति जो बाद में आया, ये हरित क्रांति इनके द्वारा की गई पहल का ही रिजल्ट था। जैसे सिंचाई व्यवस्था इनके दौर में लाया गया, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, और उसी का आउटकम निकल कर आया कि बाद में हरित क्रांति ने
भारत में कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कहीं ना कहीं हरित क्रांति नेहरू के द्वारा सिंचाई या कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों को ही एक रूपरेखा है, और साथ ही साथ विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं जो है ये मार्ग प्रशस्त कर दिया। चाहे वो वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें, आप इसी में आप कुछ पॉइंट को आप मेंशन भी कर सकते हैं कि वर्तमान में मनरेगा जैसे कार्यक्रम ये ग्रामीण आत्मनिर्भरता जैसे कार्यक्रमों को दर्शाता है। बिहार में जीविका जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना ये भी ग्रामीण आत्मनिर्भरता का एक रूपरेखा निकल कर आता है, जो कहीं ना कहीं नेहरू ने जो नींव रखी थी, इसी नींव को हम वर्तमान परिदृश्य में समझ सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार से आप इंट्रोडक्शन के पार्टों को बना सकते हैं, और ये इंट्रोडक्शन हमेशा ये कंक्लूजन का पार्ट बना सकते हैं। आप ये कंक्लूजन जो है आप इससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपकी सोच जो है वो थोड़ा ब्रॉड होनी चाहिए। आप सब्जेक्टों को अच्छी तरह से कमांड करना चाहिए। आप सब अगर सब्जेक्टों पर अगर अच्छी तरह से कमांड है तो आप कंक्लूजन भी बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। और इन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से एक जो बैच यहाँ पर हम लोग लेकर आए हुए हैं वो प्रज्ञान बैच। जो प्रज्ञान बैच जो है वो आप लोगों का ऐसे थॉटों को ही विकसित करने का प्रयास कर रहा है। प्रज्ञान बैच का जो उद्देश्य है आपके राइटिंग स्किल को डेवलप करना, आपकी सोच को डेवलप करना। और अगर आप इस प्रकार के सोच और राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस प्रज्ञान बैच से जुड़ सकते हैं, जो कम्प्लीटली आपका GS1 और GS2 से रिलेटेड है। जो सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस ये कोर्स चल रही है। ये बहुत सारे स्टूडेंटों का कॉल आता है कि सर ये तो 71 BPSC का है, तो ध्यान रखिए कोई 71 के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो 71 के लिए भी है, 72 के लिए भी है और 73 के लिए भी है। अगर ये वाला अगर टारगेट अगर बैच अगर नाम रहता तो मैं कहता कि ये 71 के लिए है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ये कम्प्लीटली सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है तो ये 71 से लेकर 73 और आने वाले एग्जामिनेशन ऑफ BPSC के मेंस के लिए भी जरूरी है। और ये प्रज्ञान बैच अभी दिवाली ऑफर में है, जो कि 1499 में अभी 20 अक्टूबर तक है। ये 20 अक्टूबर के बाद ये बैच जो है वो पुनः जो है 2999 रुपये में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से अभी ये कह सकता हूँ कि अगस्त्या GS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और इस ऑफर के लाभ को आप उठाने का प्रयास कीजिए, जो कि 20 अक्टूबर तक 1499 तक है। प्रज्ञान बैच जो GS1 और GS2 कंप्लीट है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक बैच है जो मेंस ओरिएंटेड बैच है। ये मेंस ओरिएंटेड बैच भी आपका ऑफर में अभी है, जो 399 रुपया में है, जो कि 20 अक्टूबर के बाद जो है वो आपका 799 रुपया में हो जाएगा। मेंस का एक और बैच है वो है आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया, जो कि अभी ऑफर में 499 में है। वो यही ऑफर के बाद जो है वो 899 रुपया में हो जाएगा। ये तीनों बैच मेंस का कोर्स का है, जो आपके अगस्त्या GS एकेडमी के मेंस कोर्स में आपको दिख जाएगा। आप अगस्त्या GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके इस बैच को, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर बताया एक प्रीलिम्स का भी एक हम लोग बैच लेके आए हैं, वो पूरा फिजिक्स का है, जो विभिन्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, चाहे वो 72 BPSC हो, AEDO का एग्जामिनेशन, सचिवालय सहायक या अन्य एग्जामिनेशन है। ये भी आपका अभी ऑफर में है, जो कि 499 का बैच अभी 249 रुपया में है 20 अक्टूबर तक, जो कि पूरा PT ओरिएंटेड है। और एक PT ओरिएंटेड बैच जो है वो कम्प्लीटली हिस्ट्री है, जो PT ओरिएंटेड है। ये भी अभी ऑफर में है। 699 वाला बैच जो है वो अभी आपको 399 रुपया मिल जाएगा। ये दोनों कोर्स जो है वो अगस्त्या GS एकेडमी के ऐप पर आपको दिख जाएगा प्रीलिम्स कोर्स वाले सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से सेशन जो है वो आप लोगों का चलता रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली और धनतेरस की आप पूर्ण तरह से इसका लाभ उठा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ से पढ़ते रहे। जिनका मेंस अगर निकल रहा है तो वो तो एक एक मिनट इस पर ध्यान दिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि कुछ और लेकर आए, चाहे वो मॉडल आंसर से रिलेटेड हो या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस।